Good evening, friends. My name is Vishal, Faculty of Law at Study IQ. फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज के हमारी वीडियो सेशन में। फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और ये टॉपिक इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या इंटरनेशनल लॉ सही मायने में एक लॉ भी है या नहीं। स्टूडेंट्स, कई बार मेरे सामने बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रश्न करते हैं कि सर, हम जब बात करते हैं डोमेस्टिक लॉ की, जब हम बात करते हैं किसी देश के म्युनिसिपल लॉ की, जैसे हमारे देश के अंदर बहुत सारे कानून हैं, क्रिमिनल लॉज हैं, प्रोसीजरल लॉज हैं, सिविल लॉज हैं, एविडेंस के लॉज हैं। अब जैसे हमारे देश के अंदर आईपीसी है या बीएनएस है। अब हमारे देश के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर आईपीसी का उल्लंघन करता है या बीएनएस का उल्लंघन करता है तो सरल सी बात है, उस व्यक्ति को कानून के अनुसार, लॉ के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलती है। अगर कोई व्यक्ति कोई सिविल लॉ को वायलेट करता है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को वायलेट करता है या लॉ ऑफ टॉर्ट्स को वायलेट करता है, तो उस व्यक्ति को सिविल कोर्ट्स के अंदर कोर्ट द्वारा उसके ऊपर डैमेजेस इंपोज किए जाते हैं, कॉम्पनसेशन उस व्यक्ति को देनी पड़ती है। अगर लॉ, डोमेस्टिक लॉ को वायलेट करने पे, डोमेस्टिक लॉ का उल्लंघन करने पे अगर किसी व्यक्ति को या तो पेनल्टी या पनिशमेंट या कॉम्पनसेशन पे करना पड़ रहा है, डैमेजेस पे करने पड़ रहे हैं, तो प्रश्न ये आता है कि क्या इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करने पर भी किसी राष्ट्र को किसी प्रकार की कोई पेनल्टी पे करनी पड़ती है या किसी प्रकार की पनिशमेंट क्या या सैंक्शन किसी राष्ट्र के ऊपर इंपोज किए जाते हैं? तो आज की वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स कई बार मुझसे पूछते हैं, सर इंटरनेशनल लॉ को हम पढ़ते हैं, इंटरनेशनल लॉ के बारे में सुनते हैं, लेकिन हम हर हफ्ते, हर 10 दिन में, 15 दिन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे न्यूज़ देखते हैं जहां पर एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर आर्म्ड एग्रेशन कर रहा होता है। अब जैसे आज के समय में हम सभी जानते हैं एक कॉन्फ्लिक्ट चल रही है गाजा और इसराइल के बीच में, एक कॉन्फ्लिक्ट चल रही है यूक्रेन और रशिया के बीच में, एक कॉन्फ्लिक्ट अभी कुछ समय पहले ही इंडिया और पाकिस्तान के बीच में शुरू हुई थी। हालांकि वह कॉन्फ्लिक्ट 4 से 5 दिन के अंदर ही सीज हो गई, लेकिन फिर भी ऐसी छोटी बड़ी न जाने कितनी कॉन्फ्लिक्ट किसी समय दुनिया में चलती ही रहती हैं। तो प्रश्न ये आता है कि अगर डोमेस्टिक लॉ को वायलेट करने पर किसी व्यक्ति के और पेनल्टी, पनिशमेंट या डैमेजेस इंपोज हो रहे हैं, तो क्या इंटरनेशनल लॉ वायलेट करने पर भी क्या राष्ट्रों के ऊपर पनिशमेंट और डैमेजेस इंपोज होते हैं? आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर इंटरनेशनल लॉ सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या सच में लॉ भी है? और यह प्रश्न केवल मेरे स्टूडेंट्स मुझसे नहीं करते, यह प्रश्न बहुत बड़े बड़े जूरिस्ट ने समाज से किया है कि इंटरनेशनल लॉ। मैं आपको एक फिलोसफर और एक जूरिस्ट की एक स्टेटमेंट बताता हूं। वो फिलोसफर और जूरिस्ट थे इमैनुअल कैंट। आपने उनका नाम अपने बुक्स के अंदर पढ़ा होगा। इमैनुअल कैंट कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ लुक्स वेरी पॉम्पस एंड इलोक्वेंट इन द बुक्स, बट इट इज क्वाइट पैसिव इन द कैबिनेट ऑफ द डिप्लोमैट्स। इमैनुअल कैंट कह रहे हैं कि इंटरनेशनल लॉ किताबों में पढ़ने सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है, बहुत एलिक्वेंट लगता है, बहुत पॉम्पोस लगता है, लेकिन जब बात होती है प्रैक्टिकल डिप्लोमेसी की, जब बात होती है प्रैक्टिकल इंटरनेशनल रिलेशंस की, तब इंटरनेशनल लॉ जो है वो डोमिनेंट हो जाता है, पैसिव हो जाता है। अब इसी स्टेटमेंट के आधार पर कई स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर इंटरनेशनल लॉ क्या अपने आप में लॉ भी है? क्या सच में इंटरनेशनल लॉ को हम लॉ की कैटेगरी में रख सकते हैं या नहीं? क्योंकि स्टूडेंट मुझसे कई बार सामने मेरे साथ डिस्कशन करते हैं कि सर चलो, हमने माना कि यूनाइटेड नेशंस बनकर तैयार हो गया। 1945 के अंदर 51 राष्ट्रों ने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम यूएन था, यूनाइटेड नेशंस, और उसके ऑर्गन्स की एस्टैब्लिशमेंट की। उद्देश्य क्या था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनल लेवल पर पीस और सिक्योरिटी को एस्टैब्लिश किया जा सके, पीस और स्टेबिलिटी को एस्टैब्लिश किया जा सके, राष्ट्रों के बीच में कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन प्रमोट किया जा सके, और अंत में अगर इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को डिस्टर्ब करने वाली कोई भी ऐसी इंटरनेशनल इंसिडेंट हो रही है तो सभी राष्ट्र मिलकर उस इंसिडेंट का समाधान करेंगे। तो ये बातें यूएन चार्टर में लिखी हुई हैं, आर्टिकल 2 में लिखी हुई हैं, सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, यूनाइटेड नेशन चार्टर के प्रीएम्बल में भी लिखी हुई हैं, सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन क्या यूनाइटेड नेशन जैसी संस्था जिसके अंदर लगभग दुनिया के सभी राष्ट्रों की रिप्रेजेंटेशन है, क्या वो संस्था सच में इंटरनेशनल पीस और स्टेबिलिटी को स्थापित करने में, एस्टैब्लिश करने में कामयाब रही है? देखिए, यूएन की एस्टैब्लिशमेंट के बाद 1945 के बाद दुनिया के अंदर तकरीबन 400 के आसपास छोटी बड़ी आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स हुई हैं। 400 के आसपास छोटी बड़ी आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स।
जिसके अंदर कुछ बड़ी कॉन्फ्लिक्ट्स हुई हैं, जैसे कोरियन वॉर 1950 से लेकर 1953, जब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में एक जंग छिड़ गई। उसके पश्चात इजराइल अरब वॉर्स, इजराइल और अरब या इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में आज तक तकरीबन 4 लड़ाइयां हो चुकी हैं। 1948 में, 1956 में, 1963 में, 1967 में और 1973 में। इसके बाद भी इजराइल और पैलेस्टीन के बीच का कॉन्फ्लिक्ट आज भी जारी है। आज भी यूनाइटेड नेशंस सक्सेसफुल नहीं हो सका है इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में। हालांकि बीच में प्रयास किए गए थे राष्ट्रों द्वारा, ऑस्लो अकॉर्ड्स किए गए थे, लेकिन उसके पश्चात भी आज तक कोई सोल्यूशन नहीं मिल पाया। वियतनाम वॉर, वियतनाम वॉर हम सभी जानते हैं कि अमेरिका द्वारा वियतनाम के अंदर तकरीबन 20 साल युद्ध लड़ा गया और उसके पश्चात भी अंत में अमेरिका को वियतनाम से विड्रॉ करना पड़ा। गल्फ वॉर्स, गल्फ वॉर्स 2 प्रकार के युद्धों, गल्फ वॉर्स जब मैं कहता हूं तो उसके अंदर 2 प्रकार के युद्ध हैं। पहला ईरान और इराक के बीच में हुआ 10 साल का युद्ध और उसके पश्चात इराक द्वारा किया गया कुवैत पे आक्रमण। यूक्रेन वॉर हम सभी जानते हैं, 2014 में रशिया ने यूक्रेन का क्रीमिया, एक शहर, एक एरिया है यूक्रेन में, इसका नाम है क्रीमिया, रशिया ने क्रीमिया पर कब्जा किया। उसके पश्चात 2022 फेब से रशिया ने यूक्रेन पर इन्वेजन किया और इन्वेजन 3 साल से चल रहा है, लेकिन आज तक उसका कोई सोल्यूशन नहीं हो पाया। रवांडन सिविल वॉर 1990 से लेकर 1994, रवांडन सिविल वॉर जो एक रिबेल ग्रुप्स और रवांडन आर्म फोर्सेस के बीच में लड़ा गया था, जिसके अंदर तकरीबन 1 से 2 मिलियन लोगों की मौत हुई थी। यूगोस्लावियन सिविल वॉर, जिसके अंदर यूगोस्लाविया टूटकर 6 राष्ट्रों में बिखर गया। जब इंटरनेशनल लेवल पर हमारे पास यूएन जैसा संस्थान है, जब इंटरनेशनल लेवल पर हमारे पास बहुत सारे लॉज है, कन्वेंशंस हैं, उसके पश्चात भी दुनिया के अंदर इतनी बड़ी बड़ी आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स, तो ये क्या इस बात पर क्वेश्चन खड़ा नहीं करता कि क्या इंटरनेशनल लॉ सच में एक लॉ भी है? क्या इंटरनेशनल लॉ सच में इंटरनेशनल लेवल पर कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने में सफल भी हो पाया है? तो हम आज ये देखते हैं कि क्या इंटरनेशनल लॉ को थ्योरेटिकली, ये मैंने बात की है प्रैक्टिकल की, लेकिन अगर हम थ्योरेटिकल एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखें तो क्या इंटरनेशनल लॉ को थ्योरेटिकली लॉ भी माना जाता है? स्टूडेंट, उसके लिए आपको समझना होगा कि लॉ क्या चीज़ होती है। देखिए, लॉ की बहुत सारी डेफिनेशंस है, परिभाषाएं, लेकिन अगर आपको मैं इजी वे में समझाऊं तो लॉ का मतलब है, लॉ इज एन इंस्ट्रूमेंट टू रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं तो लॉ करता क्या है? लॉ जो है वो समाज के अंदर जो लोग हैं या सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं उनके कंडक्ट को रेगुलेट करने का कार्य करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश के अंदर मोटर व्हीकल्स एक्ट है। अब हमारे देश के अंदर हम सभी जानते हैं मिडिल क्लास ग्रो कर रही है, जिसके कारण हमारे देश की सड़कों पे बहुत सारे वाहन हैं, बहुत सारे व्हीकल्स हैं। अगर हमारे देश के अंदर मोटर व्हीकल एक्ट या मोटर व्हीकल रूल्स ना हो या कोई ट्रैफिक रूल्स ही ना हो, तब क्या होगा? सड़कों के ऊपर लोग अपनी मन मर्जी से गाड़ी चलाएंगे, कोई एज लिमिट नहीं होगी, कोई ट्रैफिक रूल नहीं होगा, कोई ट्रैफिक लाइट्स नहीं होगी। इससे क्या होगा कि सड़कों पर एक्सीडेंट होने के, फेटल एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो हम देखते हैं किस प्रकार से लॉ ये इंश्योर करता है कि लोग अपना बिहेवियर और अपना कंडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग ही करें, और अगर लॉ को कोई व्यक्ति ब्रेक करता है, अगर लॉ का वायलेशन किया जाता है किसी के द्वारा, तो साधारण सी बात है उस व्यक्ति को कानून के अकॉर्डिंग पनिश किया जाता है। तो लॉ का कार्य क्या करता है? लॉ सीधी सी बात है, लॉ रेगुलेट्स द कंडक्ट ऑफ द सोसाइटी सो एज टू मेंटेन ऑर्डर इन द सोसाइटी। लॉ हम सभी के ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस इंपोज करता है, जिसके अकॉर्डिंग हमें लॉ के अकॉर्डिंग ही अपना कंडक्ट परफॉर्म करना होता है। अगर कोई व्यक्ति अपना कंडक्ट के थ्रू लॉ को वायलेट करता है तो उस व्यक्ति के ऊपर पनिशमेंट या सैंक्शंस लगती हैं। अब हम इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो इंटरनेशनल लॉ क्या चीज़ है? देखिए, जिस प्रकार से हमें समाज के अंदर लोगों के कंडक्ट को रेगुलेट करने की आवश्यकता होती है ताकि समाज के अंदर ऑर्डर बना रहे, उसी प्रकार से हमें इंटरनेशनल लेवल पर राष्ट्रों के कंडक्ट को भी रेगुलेट करने की आवश्यकता होती है। इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे नेशंस हैं, अप्रोक्सीमेटली 200 के आसपास, 204 के आसपास नेशंस हैं आजकल। जब 204 के आसपास नेशंस हैं तो उनके बीच में साधारण सी बात है, लीगल इश्यूज भी होंगे, डिस्प्यूट्स भी होंगे, टेरिटरी को लेकर, ट्रेड को लेकर, पानी को लेकर, एयर स्पेस को लेकर और बहुत सारे इश्यूज को लेकर। तो सामान्य सी बात है, इंटरनेशनल लेवल पर जब बहुत सारी स्टेट्स हैं,
और उन स्टेट्स के आपस में रिलेशंस है, चाहे वो इकोनॉमिक रिलेशंस हो, चाहे वो लीगल रिलेशंस हो। तो साधारण सी बात है, इंटरनेशनल लेवल पर भी कोई ना कोई लॉ ऐसा होना चाहिए जो स्टेट्स के म्यूचुअल कंडक्ट को, म्यूचुअल रिलेशंस को रेगुलेट कर सके। क्योंकि अगर ऐसा लॉ नहीं होगा या अगर ऐसा लॉ ना हो तो स्टेट्स जो हैं वो अपने म्यूचुअल रिलेशंस के अंदर किसी भी प्रकार के नॉर्म्स, किसी भी प्रकार के लॉ, किसी भी प्रकार के ऑब्लिगेशंस को फॉलो नहीं करेंगे, जिससे इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स या इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब हम देखते हैं कि स्टार्क इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन क्या देते हैं। इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन बहुत सारे लोगों, बहुत सारे जूरिस्ट द्वारा दी गई है, लेकिन स्टार्क ने इंटरनेशनल लॉ की एक डेफिनेशन दी है। स्टार्क क्या कहते हैं? स्टार्क सेज इंटरनेशनल लॉ कैन बी डिफाइंड एज a body of law which is composed for its greater part of the principles and rules of conduct which states feel themselves bound to observe and do commonly observe in their relations with each other। देखिए, Stark says कि इंटरनेशनल लॉ का मतलब ऐसे रूल्स जिसको, रूल्स, प्रिंसिपल्स और रूल्स जिनको स्टेट्स अपने म्यूचुअल रिलेशंस, अपने म्यूचुअल कंडक्ट के अंदर फॉलो करते हैं। और स्टेट्स, ये सभी स्टेट्स मानते हैं कि इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को इनके म्यूचुअल रिलेशन में फॉलो करना जरूरी है। इसके साथ साथ इंटरनेशनल लॉ क्या कहते हैं? इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन स्टार्क ने सिर्फ यही खत्म नहीं की। स्टार्क ने सिर्फ यह कहकर इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन को एंड नहीं किया कि इंटरनेशनल लॉ केवल स्टेट्स के कंडक्ट, स्टेट्स के म्यूचुअल रिलेशंस को ही रेगुलेट करते हैं। स्टार्क कहते हैं इसके साथ साथ इंटरनेशनल लॉ के अंदर वो रूल्स भी आते हैं, रूल्स ऑफ लॉ relating to the functioning of international institutions and their relations with each other and their relations with state। तो स्टार्क के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल लॉ के अंदर सिर्फ वही रूल्स नहीं होते हैं जो स्टेट्स की म्यूचुअल रिलेशंस को रेगुलेट करते हैं। इंटरनेशनल लॉ के अंदर वो रूल्स भी होते हैं जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूएन, जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यूनिसेफ, जैसे WHO। तो स्टार्क सेज कि इंटरनेशनल लॉ के अंदर वो रूल्स भी आते हैं जो इन सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की फंक्शनिंग को भी रेगुलेट करते हैं। इसके साथ साथ स्टार्क कहते हैं इंटरनेशनल लॉ मींस रूल्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू इंडिविजुअल्स एंड नॉन स्टेट एंटिटीज so far as the rights and duties of such individuals and entities are concerned of international community। स्टार्क कहते हैं इसके साथ साथ इंटरनेशनल लॉ के अंदर वो रूल्स भी आते हैं जो इंडिविजुअल्स के कंडक्ट को या इंडिविजुअल्स के राइट एंड ऑब्लिगेशंस को भी डिफाइन करते हैं। इसका मतलब इंटरनेशनल लॉ के अंदर कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं जो इंडिविजुअल्स को कुछ राइट्स भी देते हैं और इंडिविजुअल्स के ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस भी इंश्योर करते हैं। तो अगर मैं आपको समराइज करके बताऊं, एसेंस में तौर पे बताऊं, तो इंटरनेशनल लॉ के अंदर कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको स्टेट्स फॉलो करते हैं व्हाइल कंडक्टिंग देयर म्यूचुअल रिलेशंस। इसके साथ साथ इंटरनेशनल लॉ के अंदर कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी फॉलो करती हैं व्हाइल कंडक्टिंग देयर फंक्शंस। इसके साथ साथ इंटरनेशनल लॉ के अंदर कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आते हैं जो इंडिविजुअल्स के ऊपर कुछ ऑब्लिगेशंस इंपोज करते हैं और इंडिविजुअल्स को कुछ राइट्स देते हैं। देखिए, अब प्रश्न ये आता है कि क्या इंटरनेशनल लॉ अपने आप एक लॉ भी है? इज इट अ लॉ इन ट्रू सेंस? ऑस्टिन कहते हैं नहीं। ऑस्टिन एक जूरिस्ट है। ऑस्टिन सेज, देखिए लॉ क्या होता है, ऑस्टिन ने लॉ की डेफिनेशन दी। ऑस्टिन सेज कि लॉ इज अ कमांड इशूड बाय अ सुपीरियर पॉलिटिकल अथॉरिटी। ऑस्टिन कहता है कि लॉ का मतलब है एक ऐसी कमांड, एक ऐसा आदेश जो इशू किया जा रहा है एक सुपीरियर पॉलिटिकल अथॉरिटी द्वारा, और अगर कोई व्यक्ति उस कमांड, उस आदेश को फॉलो नहीं कर रहा तो उस व्यक्ति के खिलाफ सैंक्शन लगाई जा सकती हैं। इसका मतलब लॉ को कौन इन्फोर्स करवा सकता है? सैंक्शंस इन्फोर्स करवा सकती हैं। ऑस्टिन सेज क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर ऐसी कोई सुपीरियर पॉलिटिकल अथॉरिटी है ही नहीं। जैसे डोमेस्टिक लेवल पर, नेशनल लेवल पर हमारे देश के अंदर सरकार है। सरकार जब लॉ बनाती है तो सरकार एक कमांड दे रही है, बिकॉज सरकार इज अ सुपीरियर पॉलिटिकल अथॉरिटी, सुपीरियर लेजिस्लेटिव अथॉरिटी। जब सरकार कमांड देती है तो हम सभी को उस कमांड को फॉलो करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, सरकार ने लॉज बना रखे हैं, पीनल लॉज, प्रोसीजर लॉज, सिविल लॉज, और अगर हम उस कमांड को फॉलो नहीं करते तो सरकार हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा सकती है इन द फॉर्म ऑफ पनिशमेंट एंड डैमेजेस। लेकिन ऑस्टिन कहता है कि इंटरनेशनल लेवल पर तो कोई ऐसी सुपीरियर पॉलिटिकल अथॉरिटी है ही नहीं। इंटरनेशनल लेवल पर तो सभी नेशंस हैं और नेशंस के ऊपर ऐसी कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं है जो नेशंस को कमांड जारी कर सके, और अगर नेशंस उन कमांड, उन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो ना करें तो नेशंस के ऊपर पेनल्टी लगाई जा सके। इसलिए ऑस्टिन सेज कि इंटरनेशनल लॉ इज नॉट अ लॉ।
ऑस्टिन सेज कि इंटरनेशनल लॉ कुछ नहीं है, इट इज जस्ट पॉजिटिव मोरालिटी। मतलब राष्ट्रों की मोरालिटी, राष्ट्रों की मोरल वैल्यूज हैं, अगर वो इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर वो नहीं करना चाहें तो उनके ऊपर कोई ऐसी सुपीरियर अथॉरिटी नहीं बैठी हुई है जो उनको पनिश कर सके। अब इसके साथ में हॉब्स क्या कहते हैं? हॉब्स सेज कि जो मनुष्य है वो अपने स्वभाव से, अपने नेचर से ही नेस्टी है और मनुष्य के कंडक्ट को रेगुलराइज करने के लिए, ऑर्डर में लाने के लिए क्या जरूरी है? सैंक्शन ऑफ लॉ। अगर मनुष्य के ऊपर सैंक्शन नहीं लगाए जाते तो मनुष्य जो है वो अपने कंडक्ट, अपने बिहेवियर को कभी भी लॉ के अकॉर्डिंग नहीं एस्टैब्लिश करेगा। तीसरा, हॉलैंड ने तो यहां तक कह दिया कि इंटरनेशनल लॉ इज वेनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। मतलब हॉलैंड कहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर जाकर लॉ इतना वीक हो जाता है, लॉ इतना डिल्यूट हो जाता है कि लगता है कि जैसे लॉ है ही नहीं। देखिए अब ये सब क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर कोई सुपीरियर पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पर कोई लेजिस्लेटिव मशीनरी नहीं है। अब जैसे हमारे देश के अंदर एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, पार्लियामेंट, जो लॉ बनाती है। इंटरनेशनल लेवल पर ऑस्टिन कहता है कि ऐसी कोई लेजिस्लेटिव बॉडी है ही नहीं। दूसरा, इंटरनेशनल लेवल पर कोई सुपीरियर पॉलिटिकल अथॉरिटी नहीं है, कोई सरकार नहीं है जो राष्ट्रों के ऊपर लॉज इन्फोर्स कर सके। तीसरा, ऑस्टिन सेज इंटरनेशनल लॉ के अंदर कोई सैंक्शन नहीं है, कोई पनिशमेंट का डर नहीं है, तो लॉ को इन्फोर्स कैसे किया जाएगा? और चौथा, ऑस्टिन सेज कि इंटरनेशनल लॉ के अंदर कोई इफेक्टिव जुडिशरी भी नहीं है। हमारे डोमेस्टिक लॉ में अगर कोई व्यक्ति लॉ को वायलेट करता है, अगर कोई लॉ व्यक्ति बीएनएस को वायलेट कर देता है, बीएनएस के अंदर कोई दिए गए किसी सेक्शन में अपराध को कर देता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ जो है वो जुडिशरी कोर्ट्स के अंदर ट्रायल चलता है और उस व्यक्ति को सजा दी जाती है जुडिशरी द्वारा। लेकिन ऑस्टिन सेज कि इंटरनेशनल लेवल पर तो ऐसी कोई जुडिशियल बॉडी भी नहीं है, तो ना ही इंटरनेशनल लेवल पर कोई जुडिशियल बॉडी है, ना ही कोई लेजिस्लेटिव बॉडी है, ना ही कोई एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ना ही पनिशमेंट का डर है। तो जब ये सब कुछ है ही नहीं तो इंटरनेशनल लॉ काय का लॉ? इंटरनेशनल लॉ तो सिर्फ पॉजिटिव मोरालिटी है कि अगर देश उसको फॉलो करना चाहें तो अपनी इच्छा से, अपनी कर्टसी से कर ले, नहीं करना चाहें तो उनकी अपनी मर्जी है। नेक्स्ट, लेकिन कुछ जूरिस्ट ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं, इंटरनेशनल लॉ अपने आप में एक लॉ है, जिसमें से कुछ जैसे हैं ओपनहाइम और स्टार्क। ओपनहाइम कहते हैं कि लॉ की डेफिनेशन क्या होती है? ऑस्टिन ने तो अपने हिसाब से लॉ की डेफिनेशन दी थी। ओपनहाइम कहते हैं कि लॉ की डेफिनेशन का मतलब है कि लॉ क्या होता है। ओपनहाइम सेज कि बॉडी ऑफ रूल्स फॉर ह्यूमन कंडक्ट। लॉ क्या चीज है? बॉडी ऑफ रूल्स फॉर ह्यूमन कंडक्ट विच द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी फील दैट शैल बी इन्फोर्स्ड बाय एक्सटर्नल पावर। तो ओपनहाइम कहते हैं कि लॉ क्या चीज है? ओपनहाइम कहते हैं लॉ कुछ नहीं है, रूल्स हैं, और वो रूल्स क्या डिसाइड करते हैं? बॉडी ऑफ वो रूल्स डिसाइड करते हैं कंडक्ट। और ओपनहाइम कहते हैं कि देखिए, लॉ के लिए क्या चाहिए? कम्युनिटी ऑफ पीपल चाहिए, कुछ लोग चाहिए जो आपस में रल मिलकर सहमति से, अपने कंसेंट से कुछ रूल्स को फॉर्मुलेट करें, और वो सभी चाहें कि उन रूल्स को इन्फोर्स किया जाए बाय एक्सटर्नल पावर। मतलब क्या चाहिए लॉ के लिए? कुछ लोग होने चाहिए, मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी, जो सभी कुछ रूल्स पे एग्री करें, और वो ये भी एग्री करें रूल्स को किसी एक्सटर्नल पावर द्वारा इन्फोर्स किया जाना चाहिए। जैसे हमारे देश के अंदर लोग हैं और हमारे देश के लोग मिलकर पार्लियामेंट को इलेक्ट करते हैं, इसका मतलब वो सब ये कंसेंट देते हैं कि पार्लियामेंट जो है हमारे पर रूल्स बनाए, लॉ बनाए और हमारे पर इन्फोर्स करे। ओपनहाइम कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ इन तीन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, चार में से, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर कम्युनिटी ऑफ नेशंस भी हैं, दूसरा वो सभी मिलकर रूल्स भी बनाते हैं, और तीसरा वो सभी आपस में इस बात पर सहमत हैं, अग्री करते हैं कि द रूल्स शैल बी इन्फोर्स्ड। तो वो कहते हैं इसलिए इंटरनेशनल लॉ जो है वो अपने आप में एक लॉ है। स्टार्क क्या कहते हैं? स्टार्क सेज कि इंटरनेशनल लॉ एक लॉ है, क्योंकि स्टार्क सेज कि जरूरी नहीं है कि लॉ हमेशा एक पॉलिटिकल सुपीरियर अथॉरिटी द्वारा ही इशू किया जाए। स्टार्क कहते हैं कि ट्रेडिशनली, हिस्टोरिकली कुछ ऐसी कम्युनिटीज, कुछ ऐसे कबीले थे जिनके अंदर कोई सुपीरियर पॉलिटिकल अथॉरिटी थी ही नहीं, लेकिन फिर भी लोगों ने वहां रूल्स बनाए और सभी उन रूल्स को फॉलो करते थे। दूसरा, स्टार्क सेज कि आज हमारे देश, हमारी दुनिया के अंदर लेजिस्लेशन या इंटरनेशनल लेजिस्लेशन का एक प्रोसीजर है। आज से 100 साल पहले ऐसा नहीं था, 200 साल पहले ऐसा नहीं था, लेकिन आज हमारे विश्व के अंदर, दुनिया के अंदर
एक प्रोसीजर है जिसके तहत लॉज देश जो हैं वो आपस में मिलकर ट्रीटीज और कन्वेंशंस बनाते हैं। तो ये क्या ट्रीटीज और कन्वेंशंस इंटरनेशनल लॉ नहीं है, ये लेजिस्लेशन नहीं है, और इनका प्रोसेस भी था या वीना कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ ट्रीटीज के अंदर या यूएन चार्टर के अंदर भली बात बताया गया है कि इंटरनेशनल ट्रीटीज जो है किस प्रकार से एंटर की जाएंगी। तो स्टार्क सेज कि हमारे पास एक प्रोसीजर है और इंटरनेशनल लेवल पर आजकल देश मिलकर अपनी सहमति से ट्रीटीज और अग्रीमेंट्स और कन्वेंशंस भी साइन करते हैं। तो हमारे पास एक लेजिस्लेटिव मशीनरी या प्रोसीजर भी है। तीसरा स्टार्क सेज कि इंटरनेशनल लेवल पर देखिए जो अथॉरिटी एजेंसीज होती हैं या जैसे हमारे देश के अंदर सपोज फॉरेन ऑफिस है, अब हमारे देश को अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने ये अपील करनी है कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जो है वो गलत हरकत कर रहा है, तो हम हमेशा इंटरनेशनल लॉ का सहारा लेंगे। हम ये आर्गुमेंट्स नहीं देंगे इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने कि जो पाकिस्तान कर रहा है वो इमोरल है, हम हमेशा ये कहेंगे जो पाकिस्तान कर रहा है वो इलीगल है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ। तो इसलिए जो इंटरनेशनल लॉ को इन्फोर्स करने वाले ऑफिसर्स होते हैं वो हमेशा लीगल आर्गुमेंट्स का सहारा लेते हैं, ना कि मॉरल आर्गुमेंट्स का। इसके साथ साथ स्टार्क सेज कि यूएन जैसी संस्था वो अपने आप में यह सबूत है कि सभी राष्ट्रों ने मिलकर इंटरनेशनल लॉ को एक लॉ माना है। अब देखिए, अब हम इस बात के कंक्लूड करते हैं कि जी बिल्कुल इंटरनेशनल लॉ अपने आप में लॉ है, क्योंकि लॉ के लिए जरूरी नहीं है कि एक पॉलिटिकल सुपीरियर अथॉरिटी हो, क्योंकि हिस्टोरिकली देखा गया है कि बिना पॉलिटिकल सुपीरियर अथॉरिटी के भी लॉज इन्फोर्स किए जाते थे, लोग अपने आप लॉज को मानते थे। दूसरा, हमारे दुनिया के अंदर हमने देखा कि आजकल ट्रीटीज और कन्वेंशन साइन की जा रही हैं, पेरिस एग्रीमेंट, वीना कन्वेंशन, जिनीवा कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, जिनीवा कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, उसी प्रकार से यूएन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो बहुत सारी कन्वेंशंस हैं जो इंटरनेशनल लॉ के अंदर नेशंस द्वारा साइन की गई हैं। तो इसलिए आज के समय पर यह कहना बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं है कि इंटरनेशनल लेवल पर कोई बॉडी ही नहीं है जिसके थ्रू लॉ बनाया जा सके। तीसरा, हम सभी देखते हैं कि स्टेट्स मानती हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर लॉ है, या स्टेट्स जो है वो कभी भी ये बात से डिनाइल नहीं करती कि इंटरनेशनल लॉ कुछ होता ही नहीं है। यहाँ तक कि कुछ स्टेट्स जैसे यूएसए ने हवाना वर्सेस पिकेट केस के अंदर, तो पिकेट वर्सेस हवाना केस के अंदर तो यूनाइटेड नेशंस के कुछ जजेस, यूएस सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजेस ने यहाँ तक कह दिया था कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो हमारे देश के अंदर एप्लीकेबल है, और कोर्ट्स को चाहिए कि इंटरनेशनल लॉ और एग्रीमेंट्स को इसी प्रकार से अप्लाई करें जिस प्रकार से डोमेस्टिक लॉ को करते हैं। इसके साथ साथ ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि इंटरनेशनल लेवल पर सैंक्शंस नहीं है, या उससे भी पहले कि इंटरनेशनल लेवल पर कोई जुडिशरी नहीं है। नहीं, हमारे पास इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है जिसके पास देश इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स को लेकर जा सकते हैं, और आईसीजे के पास आईसीजे स्टैट्यूट आर्टिकल 36 के अंदर यह अथॉरिटी है कि वो डिस्प्यूट्स को डिसाइड कर सकती है। और आर्टिकल 59 के अंदर ऑफ आईसीजे स्टैट्यूट यह भली बात ही मेंशन्ड है कि आईसीजे का डिसीजन राष्ट्रों के ऊपर बाइंडिंग होगा। जो भी राष्ट्र, जो भी नेशन आईसीजे के सामने डिस्प्यूट लेकर आए हैं, आईसीजे का डिसीजन उनके ऊपर बाइंडिंग होगा। तो हम कैसे कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर कोई जुडिशियल बॉडी ही नहीं है। उसके साथ में ऑस्टिन द्वारा एक बड़ा इल्जाम लगाया गया था इंटरनेशनल लॉ पे कि इंटरनेशनल लॉ के अंदर सैंक्शंस ही नहीं है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यूएन चार्टर चैप्टर 7 आर्टिकल 42, इसके तहत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास यह अधिकार है कि अगर कोई देश इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल पीस और स्टेबिलिटी को डिसरप्ट करता है, डिस्टर्ब करता है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उस राष्ट्र को वार्निंग दे सकते हैं। अगर राष्ट्र वार्निंग को हीड नहीं करता, अटेंशन नहीं देता उस वार्निंग को, तो राष्ट्र जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो इकोनॉमिक मेजर्स लगा सकती है, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा सकती है। और अगर इकोनॉमिक सैंक्शंस भी एडिक्वेट ना बैठे तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएन के मेंबर्स को ऑथराइज कर सकती है कि वो सभी मिलकर फोर्स कलेक्ट करें, और जिस देश ने इंटरनेशनल लेवल पर लॉ को ब्रेक किया है उसके खिलाफ फोर्स का प्रयोग किया जाए। जैसे इराक ने जब कुवैत पर आक्रमण किया तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन पास किया और अमेरिका और उसके अलाइज ने इराक पर आक्रमण कर दिया, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म।
उसी प्रकार से देखा गया है कि कोरियन वॉर के अंदर यूनाइटेड नेशन ने सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन पास किया और नॉर्थ कोरिया के ऊपर यूएन की फोर्सेस ने आक्रमण किया। तो हम कैसे कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर कोई सैंक्शंस है ही नहीं। यूएन चार्टर चैप्टर 7 आर्टिकल 42 यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को ऑथराइज करता है कि वो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को डिस्टर्ब करने वाले नेशन के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। वो एक्शन जो है, उस एक्शन के अंदर फोर्स का, लैंड फोर्सेस, एयर फोर्सेस, नेवल फोर्सेस का यूज भी किया जा सकता है। लेकिन एक बात आपको समझनी होगी, अगर हम कंक्लूड करें तो अगर हम इंटरनेशनल लॉ को म्युनिसिपल लॉ से कंपेयर करें तो इंटरनेशनल लॉ म्युनिसिपल लॉ या डोमेस्टिक लॉ के कंपैरिजन में हमेशा कमजोर दिखेगा, क्योंकि डोमेस्टिक लॉ के अंदर एक सुपीरियर अथॉरिटी होती है जो लॉ इशू करती है, जो लॉ को इन्फोर्स भी करा सकती है थ्रू फियर ऑफ सैंक्शंस। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर चाहे यूनाइटेड नेशंस के एस्टैब्लिशमेंट के बाद लेजिस्लेटिव अथॉरिटीज या लेजिस्लेटिव प्रोसीजर फाइनलाइज हो चुका है, जुडिशियल बॉडीज भी बन गई है जैसे आईसीजे, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल लॉ म्युनिसिपल लॉ के कंपैरिजन में वीक ही रहेगा, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के अंदर जो इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के अंदर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ही किसी ऐसे राष्ट्र के खिलाफ जो इंटरनेशनल लॉ को वायलेशन कर रहा है एक्शन ले सकता है। लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आर्टिकल 27 ऑफ यूएन चार्टर ये कहते हैं कि यूएनएससी डिसीजन तभी ले सकता है जब उसके 5 परमानेंट मेंबर्स अग्री करें, और देखा गया है कि 5 परमानेंट मेंबर्स कभी अग्री, या बहुत कम ऐसी कंडीशंस होती हैं जहां पर 5 मेंबर्स अग्री करते हैं। इसका मतलब अगर एक भी मेंबर ने यूएनएससी के अंदर वीटो पावर का इस्तेमाल किया तो यूएनएससी एक्शन नहीं ले पाता, जिसका प्रभाव यह होता है कि कभी भी ऐसे राष्ट्र जिसने इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन किया उसको सजा नहीं मिल पाती। तो इसी कारण से इंटरनेशनल लॉ वीक है, क्योंकि उसके अंदर जो इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म है वो वीक है। दूसरा, इंटरनेशनल लेवल पर आईसीजे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आईसीजे का आर्टिकल 59 कहता है, आईसीजे स्टैट्यूट का आर्टिकल 59 कहता है कि आईसीजे के डिसीजंस पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग है। दूसरा, अगर कोई पार्टी आईसीजे के डिसीजन को नहीं मानती तो दूसरी पार्टी सिक्योरिटी काउंसिल के पास जा सकती है, सिक्योरिटी काउंसिल को मैटर रेफर कर सकती है और सिक्योरिटी काउंसिल फिर एडुकेट मेजर्स ले सकता है। तो ये देखा गया है कि इंटरनेशनल लॉ म्युनिसिपल लॉ के कंपैरिजन में तो वीक है, लेकिन फिर भी ओवरऑल इंटरनेशनल लॉ राष्ट्रों ने मिलकर ये ऑब्लिगेशंस अपने ऊपर खुद इंपोज की हैं, या राष्ट्रों ने मिलकर ऑब्लिगेशन एक्सेप्ट की हैं कि वह सभी इंटरनेशनल लॉ को मानेंगे। और इसी कारण से इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारी ट्रीटीज और कन्वेंशन साइन की गई हैं जिसके तहत लॉ नेशंस अपने कंडक्ट को रेगुलेट करते हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोस प्लीज स्टे कनेक्टेड विद स्टडी IQ। थैंक यू।